दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज हम स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 8 पॉलिटी का यह चौथा अध्याय कानूनों की समझ है, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि पॉलिटी में कानून जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कानून का जो आप जानते हैं, हर काम जो है आपने पहले के अध्याय में भी पढ़ा है कि कानून क्यों बनता है, हमारे लिए संसद क्यों ज़रूरी है और हमारे लिए संविधान क्यों ज़रूरी है, इत्यादि बारे के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कानून की जो समझ है, हमें किस प्रकार से कानून को मानना चाहिए, कैसे मनाया जाता है, कैसे उसको लागू किया जाता है, इत्यादि बातों को हम देखेंगे और अच्छी तरह से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लिखा गया है कि आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। आप जानते हैं कि शादी की लड़की का 18 और लड़का का 21 और मताधिकार आप जो है वो सीमा कितना है, जो वयस्क हो गए हैं, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, वो मताधिकार के सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, वो वोट दे सकते हैं। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। कानून जो होता है कौन बनाता है? तो संसद। कानून जो है उसके बाद क्या करता है? तो कानून ही उसको बनाता है, उसको लागू करता है और उसके क्षेत्र में जो सांसद होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो कार्यपालिका में काम करते हैं, वो सब उसको लागू कराने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। देखिए, क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? देखिए, आप जो है कृषि बिल के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये विवाद था, तो ये आप पहले भी जान रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे और इसको लौटाना भी पड़ा सरकार को, ये देख सकते हैं आंदोलन हो रहा है। अब है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, स्थिति क्या है? तो एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई। जो सरकारी जो है अधिकारी है, उसका बेटा है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। वो उसको भगाने में मदद कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? तो क्या आपको लगता है कि अ, उस सरकारी अधिकारी ने सही किया? नहीं, ये सही नहीं किया। क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? नहीं, ऐसा सभी के जो है साथ ऐसा नहीं होता है। सभी के साथ जो है एक ही कानून होता है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो सांसद क्यों ना हो, चाहे वह नागरिक मतलब भारत में जो भी जहाँ भी जिस देश में आप जाएँगे उस कानून को सब मानते, जो चाहे वो अमीर हो, गरीब, इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। अब आगे है कि यह सीधे-सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। सभी जो है लोग, कोई भी हो, सभी लोग कानून की नज़र में क्या होगा? बराबर। सभी का सम्मान जो होगा इक्वल होगा। हमारा जो है कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर जो है समान रूप से लागू होते हैं। आप जान रहे हैं कि हमारा कानून जो है धर्म आधार सभी के जो है बीच भेदभाव, किसी के भी जो है भेदभाव नहीं करता। सभी को क्या करता है? एक समान अ, उसका कानून होता है। सभी का जो है सम्मान एक बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे तो कानून के शासन का मतलब है कि सभी
कानून देश के सभी नागरिकों का जो है पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन पर की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ये जो है हमेशा से ये ऐसा ही था? तो पहले राजा जो हैं ऐसा करते थे। राजा के जानते हैं राजा के राज में राजतंत्र था, तो उसमें राजा के द्वारा कुछ व्यवस्थाएँ थी। जो कोई अगर अपराधी है, कोई अगर कुछ प्रकार का गलती करता है तो उसको उस प्रकार से सज़ा दी जाती थी। उसका नियम होता था। ये वही जो है नियम पहले राजतंत्र में, अब देखिए लोकतंत्र में ये सब जो है कानूनी प्रक्रियाएँ बनने लगी और कानून के द्वारा जो है यहाँ पर शासन किया जाने लगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे जो है प्राचीन भारत में असंख्य भारतीय जो है स्थानीय कानून थे। यहाँ पर आपको बताया भी गया जो असंख्य स्थानीय जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी एक कानून था। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। एक जैसे अगर मामला है तो वहाँ पर बहुत सारे कानून लागू होते थे। विभिन्न जो है समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। जिस क्षेत्र में वो रह रहा है वहीं पर जो है वो अपना कानून अधिकार क्षेत्र में कर सकता था लागू। कुछ मामलों में जाति के आधार पर जो है एक ही अपराध के लिए अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग सज़ा दी जाती थी। जाति के आधार पर अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है या कुछ भी निचला कास्ट का है तो उसका सज़ा कुछ और होता था। कुछ जो है धनी व्यक्ति है, कुछ जो है पावरफुल व्यक्ति है तो उसको कुछ सज़ा और होती थी। यहाँ पर उसकी जो है सज़ा क्या है बदली जाती थी। देखिए यहाँ पर वही है कि जैसे निचली मानी जाने वाली जो जाति थी के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे-जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह जो चलन है ख़त्म होने लगा। जो जाति के हिसाब से आप सज़ा दे रहे हैं वो चलन जो है धीरे-धीरे कानून के आने के साथ वो ख़त्म होने लगा। अब आगे है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। इतिहासकारों ने इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है इतिहासकारों का। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रवादी जो भारत के जो थे वो भारत के लिए सोच रहे थे, भारत के लिए जो कानून बनाने की प्रक्रियाएँ में थे और भारत को जो आज़ाद कराने में आपको अहम भूमिका निभा रहे थे, वो सभी जो सोच रहे थे कि भारत में जो है कानूनी मामलों का विकास जो है कैसी हो और यहाँ पर जो है उसकी भूमिका क्या है होनी चाहिए, उन्होंने ही तय किया। कौन? जो राष्ट्रवादी थे। भारत में जो राष्ट्रवादी थे वो कानूनी मामले के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेज़ी शासन के मनमानेपन का मिसाल है। देखिए राजद्रोह एक्ट जो है कब का है? तो 1870 का है और ये किसने लाया? तो अंग्रेज़ी शासन ने इसको लागू किया ये मनमानेपन से। अगर कोई भी राष्ट्र के प्रति थोड़ा भी गलती करता है तो उसको राजद्रोह का कानून ठोक दिया जाता है। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उस पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह क्या था? राजद्रोह 1870 का एक्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के बारे में आप जानते ही हैं। देखिए रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों के मनमाने का एक और उदाहरण था। रॉलेट एक्ट जो लाया गया ये भी क्या था? तो अंग्रेज़ों का ही मनमानेपन का एक उदाहरण था। इस कानून के ज़रिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट क्या है? ये भी पूछता है तो ये इसमें क्या था? जो बिना मुकदमा चलाए हुए जो है किसी को भी
कारावास में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो थे, उन्होंने इस कानून का सख्त विरोध किया, सख्त खिलाफ थे और भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। और ये भी पूछता है कि रॉलेट एक्ट जो है कब लागू किया गया? तो 10 मार्च 1919 को, याद रखेंगे 10 मार्च 1919 को। और इसके बाद क्या होता है, तो पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। किनके विरोध में जो है आंदोलन होता है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में? तो जलियांवाला बाग में जो है यहाँ पर बैठक होता है और यहाँ पर किनके सरकार के विरुद्ध यहाँ पर होती है बैठक, कैसे? क्यों? तो क्योंकि सतपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? तो 10 को, और 10 को ही जो है 10 मार्च को 1919 को रॉलेट एक्ट लागू होता है और 10 अप्रैल को 1 महीना का गैप है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, तो इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में, और इस नेता को गिरफ्तार कर लिया इसके विरोध में है 3 दिन बाद 10 को गिरफ्तार करता है और 13 तारीख को, मतलब 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन, बैठक किया गया, सभा का आयोजन किया गया। इस समय यह सभा जो है, जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर, यहाँ पर याद रखेंगे जनरल ओ डायर देता है, जनरल डायर देता है। बीपीएससी इस बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, 67वीं जो है में पूछ चुका है कि किसने जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है उस समय जो है ब्रिटिश शासन का नेतृत्व कर रहा था, कौन था? तो यहाँ पर जनरल डायर था, याद रखेंगे। जनरल ओ डायर भी है, लेकिन उसका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से आप आंसर क्या होता, तो जनरल डायर होता। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में रहे और जनरल डायर को ना मार के जनरल ओ डायर मार दिए और आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा जो है पॉइंट को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट एक-एक लाइन में एक-एक अक्षर जो होता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। देखेंगे तो यहाँ पर जनरल डायर था, तो जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने वाले जो रास्ते थे उसको बंद करके बिना चेतावनी लिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी। तो ब्रिटिश जो शासक था, जो ब्रिटिश फौजी था, कौन था? तो जनरल डायर था और इन्होंने क्या किया, जिस रास्ते से सभी निकलते थे उसको बंद कर दिया और बिना ही सूचना दिए, चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग जो है शुरू चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और ये जो हत्याकांड था इसमें बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए, बहुत सारे लोग जो है, असंख्य लोग जो है ज़ख्मी हो गए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंहार के जो है समय हुई गोलीबारी के दृश्य को दिखाया भी गया है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं नरसंहार हुआ है, हत्याकांड, ये जो देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ से गोली चलाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कोई मर रहा है, खून बह रहा है, कोई घायल है। तो ये पूरा दृश्य के साथ आप समझ सकते हैं किस प्रकार अंधाधुंध फायरिंग होती है और लोगों की, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं। कौन था फौजी? तो ये था जनरल डायर और ब्रिटिश फौजी था। और कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब जो है किचलू को और सतपाल को गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 को। कब रॉलेट एक्ट लागू हुआ? तो 10 मार्च 1919 को। याद रखेंगे क्यों हुआ? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ होता है और रॉलेट एक्ट जो है 1919 10 मार्च को लागू कर दिया जाता है। उसके खिलाफ ये जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे, जो है सभा कर रहे थे। किसके विरोध में? तो किचलू और सतपाल के जो है गिरफ्तारी के विरोध में। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के इन मनमानेपन का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। भारतीय राष्ट्रवादी जो थे अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के इस मनमाने
इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बात जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह असमानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह के अपना योगदान दे रहे थे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन जो है इस किताब में मानवता शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। सॉरी, मनमाना, यह मन-माना। अध्याय 1 में 1 के शब्द के संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं कि अपने ढंग से, अपने जो है किसी के विरोध किसी मनमाना मतलब किसी का जो है यहाँ पर कोई अगर सही भी कर रहा है, कोई गलत भी कर रहा है, उसको नहीं मानना है, मनमाने ढंग से, अपने कानून से। तो यहाँ पर वही है। अब एक कारण बताइए आप 1870 के द्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी विरोध कर रहा है मतलब कि कोई भी आलोचना भी कर रहा है, कोई सही का भी कुछ आलोचना कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये इस प्रकार से ये मनमाना ही है। ये कानून का क्या है? दुरुपयोग है। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? तो यही आप बता सकते हैं। अब आगे है संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला कि बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून को संशोधन भी करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। ये जो है इस नए कानून के मुताबिक बेटे-बेटियों और उनकी जो है माँ, तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून तहत ये पूछा ही गया क्वेश्चन है। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोज़गार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुँचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। देखिए नए कानून किस तरह बनते हैं। अब जो है नया कानून कैसे बनता है, तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी? देखेंगे लैंगिक समानता है, उसको हम देखेंगे कैसे जो है घरेलू हिंसा हो रही है, उसको एक किसी समुदाय ने उठाया और समुदाय के उठाने के साथ जो है किसी लोगों के उठाने मतलब कोई भी वहाँ पर जो है रह रहा है, वह उसके साथ ये सब हो रहा है, तो घरेलू हिंसा हो रही है, काट-मार हो रहा है, तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए संसद में अब कैसी उसकी रोकथाम की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे बनती है, उसकी क्या नियम है, ये हम देखेंगे। देखिए, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर पति हो घर की किसी औरत मतलब आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। ये क्या होगा? ये घरेलू हिंसा है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुँच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएँ भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो
हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। देखिए, एक कहानी के तौर पर यहाँ पर आपको बताया गया है, अक्टूबर 2006 है, पेपर है, तो यहाँ पर क्या है, अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। साजिया क्या बोलती है, "तो महिलाओं के लिए ही क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना, कुसुम इस कानून को बनने में कितना वक्त लगा कुसुम इस कानून को बनने में कितना वक़्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। जो है हमें पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत क्या है उसको साबित करनी पड़ी। अब कुसुम बोलती है कि कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। यहाँ पर सभी के लिए जॉइंट है, सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक-एक कड़ी याद है। देखिए क्या होता है, अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए। मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? ये क्या बोलती है, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। मुझे ये महिला बोल रही है, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों का बात यहाँ पर रखा जा रहा है, दफ़्तर है और ये क्या बोलती है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए, ये महिला बोलती है। और उसके बाद ये क्या बोलती है, दादी है, किसी की माँ है, तो मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। अब देखिए ये सलाहकार है, ये क्या बोलता है, क्या है, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। फौजदारी में ये दोनों कानून जो है मुमकिन, दोनों बात जो है मुमकिन, दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। आगे क्या होता है, 1951 जो है उसके बाद 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में एक नए कानून की मांग उठती रही। देखिए जन सुनवाई क्या होता है, तो ये बोल रही है महिला क्या, तो हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएँ मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ़ थोड़ी-सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। उसके बाद वकीलों के पास ये जाती है सभी। 1999 में वकीलों, कानून और विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन रॉयल्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक पर का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। देखिए उसके बाद क्या ये बोलती है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा चल रहा है, फिर ये बोलता है कि ये बोलती है कि साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। तब ये महिला बोलती है जिसको निकालने की डर है, और आर्थिक मदद के बारे में भी क्या ख़्याल है? एक क्वेश्चन ये पूछ देती है। उसके बाद फिर विचार विमर्श लिए अलग-अलग संस्थानों के साथ बैठक की गई। क्या होता है बैठक में, तो महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। उसके बाद ये विधायक हैं, इस विधेयक जो है सॉरी ये पढ़ रही है कि इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, ये महिला बोलती है। उसके बाद ये बोलती है कि हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। जो भी सुझाया गया था ये आखिरकार 2002 में विधेयक संसद में पेश किया गया। लेकिन क्या था, तो लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो सुझाया गया विधेयक था वो कुछ भी नहीं था। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग अपनी जो है राय तुरंत दे सके।
उसके बाद कई संगठनों और महिला स जो कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। क्या होता है फिर बैठक होती है कि संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना ज़रूरी है। यह घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। यह कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कानून क्या था यहाँ पर फिर से दर्शाया गया कि दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफ़ारिशें राज्यसभा को सौंप दी। कब? तो 2002 में। इन सिफ़ारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमिटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल गए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। ये याद रखेंगे ये यहाँ से पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कब हुआ लागू 2006 में। पहले देखिए यहाँ पर राज्यसभा में यह जो है अस्थायी समिति के द्वारा जो सिफारिश थी राज्यसभा को सौंपा गया। फिर यह जो है लोकसभा में गया वहाँ पर पास हुआ और उसके बाद स्वीकृत होने के बाद ये कहाँ जाता है 2005 में ये जो है कानून संसद के सामने एक नया विधेयक पेश करता है और यह दोनों सदन में मंजूरी मिल जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति के देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो कानून बन जाता है और इसको जो है 2006 में घरेलू हिंसा कानून जो है लागू कर दिया गया। अब अक्टूबर 2006 का एक संवाददाता सम्मेलन है, यह नया कानून क्या है? एक महिला पूछ रही है। यहाँ पर जो है एक पुरुष पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। जो घरेलू हिंसा है उसकी परिभाषा किस प्रकार से होती है उसको पेश किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बोलता है कि एक वार्तालाप चल रही है, तो संवाददाता में, तो यह एक दीवानी कानून है, जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। संवाददाता सम्मेलन के दौरान फिर देखिए क्या होता है, तो यह कानून महिला बोलती है जिसको घर से निकालने की बिट्टू ने कोशिश कर रहे थे, वो क्या बोलती है, "यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझी मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएँ किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएँ अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है।" देखिए, अब एक और लंबा सफ़र जो है शुरू होता है। क्या होता है कि हाँ, हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है, उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी है, हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना है। ये देखिए यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है बोल रहा है, तो देखिए क्या होता है, तो घरेलू हिंसा में आप क्या समझते हैं ये कानून क्यों महत्वपूर्ण? तो घरेलू हिंसा के कारण ये कानून महत्वपूर्ण बन गया। किसी को पत्नी जो है कोई पत्नी को पीट रहा है, कोई माँ को घर से निकाल रहा है, कोई किसी को जो है संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहा है, ये सब जो है हो रहे थे। तो इसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा के शिकार महिलाओं में नए कानून में क्या मुख्य जो है अधिकार प्राप्त हुए हैं? ये सब क्वेश्चन आप बता सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। बराबरी का रिश्ता अगर रहेगा तो हिंसा से मुक्ति होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह-तरह से संघर्ष करती हैं, इसीलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर देखिए पीड़ित की जगह जो है अब सर्वाइवर का उपयोग किया जाता है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ है जो बचा रहे। बगल में दिए गए पोस्टर में बराबरी के हिसाब में यहाँ पर देख सकते हैं बराबर मतलब सभी क्या हैं? दोनों हाथ और जो है कदम-कदम के ताल लंबाई सभी क्या हैं? पेड़ के
समान में एक दिखाया गया है और ये बराबर हैं। पहले की भी घटना के बारे में हम इस घटना जो गाड़ी पर बैठ रहा है, बस पर जो है बैठ रहा है बस पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है अगर वो गोरा है, वो बड़ा आदमी है तो महिला क्या होती उठ जाती थी। तो ये सब अधिकार जो हैं अब पहले एक ये सब नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा बात नहीं, सभी समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होता है। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती हैं। यह आयोजन टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों, संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के ज़रिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के ज़रिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। हम उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र है उसको हम पढ़ेंगे तो जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी क्षमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। तो हम 7 में पढ़ चुके हैं कि रोज़ा पार्क्स जो थी नामक अफ्रीकी अमेरिका महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। कब 1955 में। रोज़ा पार्क्स रोज़ा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी नागरिकों जो हैं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग-अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि कई सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग-अलग होती थी। रोज़ा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ का नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। कब? तो 1964 में। इस कानून के ज़रिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोज़ा पार्क्स बस में एक यात्रा करती हुई दिखाई गई है। देख सकते हैं चित्र में। अब आगे हम पढ़ेंगे अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, जो क्या होते हैं, सभी के लिए सही नहीं होते हैं। देखिए आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग इसका आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएँ कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानून के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा और खुला रखने में के लिए कुछ कानून ज़रूरी है। तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल रहे पाएँगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरी चीज़ें और सेवाएँ बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुँचाते हैं। से उनकी रोज़ी-रोटी भी चलती है, जो आप पटरी पर देखते हैं, जो रेलवे स्टेशन, जो बस स्टेशन पर फुटपाथ है, ये क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सुविधाएँ हैं, वो आपको कम कीमत पर पहुँचा देते हैं। लेकिन वही अगर आप दूर-दराज या थोड़ा अलग करके अगर आप जाते हैं अगर आप रिज़र्व गाड़ी करते हैं, तो आप जानते हैं कि ज़्यादा रुपए लगते हैं। उसमें आपको ज़्यादा
रुपया लगता है और यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, कम ही रुपया में आपको सुविधा दी जाती है और फल, सब्ज़ी इत्यादि जो है सामान भी मिल जाते हैं। लिहाज़ा दैनिक जीवन के लिहाज़ा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है, तो दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस जो है मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है। कौन? तो अदालत। यहाँ पर देखिए एक सब जो है अलोकप्रिय जो कोई भी कानून यहाँ पर बताया गया है कि उसका अगर हम अगर हमारे लिए वो सही नहीं है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। ऊपर में देख सकते हैं कानूनों के विरोध में कुछ तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं, बैठक करके सभा को संबोधित करते हुए आप जो है भूख हड़ताल कर सकते हैं इत्यादि। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। बात हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी ज़िम्मेदारी होगी, जितने उत्साह से वो जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। देखिए अब सब संकलन है आलोचना किसको कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियों निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। अगला है विकास क्रम। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ है। देखिए राजद्रोह क्या है? तो राजद्रोह जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या जो रोध पैदा हो रहा है या विरोध किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी को की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती है। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। थे राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। अब है दमनकारी क्या है? तो दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात करने कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। तो ये जो है कानूनों की समझ आप समझ सकते हैं क्यों ज़रूरी है आपको, आप क्या-क्या जो है भूमिका निभाते हैं अपने लोकतंत्र में, अपनी जो है सरकार में, ये आपने यहाँ पर पढ़ा। किस प्रकार आप कानून बनाने में कैसी अपनी सहयोगिता, कैसे कानून अगर गलत है तो विरोध करते हैं, तो ये आदि आप बात को जानें। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।